दिल एपिसोड 35 36-37। मोनिका अपने शूट के लिए जा चुकी थी और राहुल भी नाश्ता कर वापस रूम में आ गया था। पर अभी भी उसे खुशी नहीं दिख रही थी और खुशी को अपने सामने ना देख राहुल का दिल बेचैन हो उठता है। वो उस रूम में हर जगह देखता है, पर खुशी उसे कहीं भी नहीं दिखती है। तभी उसे अपनी मोम की बातें याद आती हैं। आधी प्रॉपर्टी सीनियर मित्तल ने खुशी के नाम की है, जिसे याद कर उसका दिमाग उससे बोला ढूंढो उसे वो लड़की कहा है, उसके नाम तुम्हारी आधी दौलत है। उद्धरण चिन्ह। तो दिल बोला वो ठीक तो है, ना उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना सोचकर डर जाता है, और वो बिना देरी किए होटल रूम से बाहर निकल सब जगह देखता है, पर उसे खुशी कहीं भी नहीं दिखती। सारी जगह ढूंढने के बाद भी जब वो उसे दिखती नहीं तो वो रिसेप्शन में जाकर वहां बैठी लड़की से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आपने उस लड़की को देखा जो कल मेरे साथ आई थी? राहुल की बात सुन वो लड़की उसे मोनिका के बारे में बताती है। तो राहुल बोला, नहीं वो दूसरी लड़की जो हम दोनों के साथ आई थी। राहुल की बात सुन वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है और राहुल से बोली, सर आप किन मैडम की बात कर रहे? मैं समझी नहीं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। या उनकी कोई फोटो जिसे देखकर मैं कुछ बता सकूं? उस लड़की की बात सुन राहुल जैसे ही कुछ बोलने को होता है, पर बोल नहीं पाता क्योंकि उसे खुशी का नाम नहीं पता होता, ना ही उसके पास उसका फोन नंबर या फोटो होती है, जिसे याद कर वो खुद से बोला, ये क्या राहुल, तुझे तो कुछ भी नहीं पता और घर फोन कर किसी से नंबर ले भी नहीं सकता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। फिर वो खुद से ही बोला, कहाँ चली गई ये लड़की, उसे कुछ पता भी है? ये उसका कोई गांव नहीं बल्कि शिमला जैसा बड़ा शहर है। याद कर वो उस लड़की से बोला, मैं तो भूल ही गया, मुझे उसे फोन कर लेना चाहिए। बोल वो वहां से जाने लगता है, तो मैनेजर उसके पास आकर बोला, सर कल रात जो लड़की आप दोनों के साथ आई थी, उन्हें मैंने रात के 2 बजे होटल से बाहर जाते हुए देखा है और वो वापस नहीं आई अब तक। जैसे ही मैनेजर ये बोलता है, राहुल का दिल धक सा रह जाता है और वो उससे दोबारा पूछता है, तो वो मैनेजर उसे वही बात दोबारा बताता है, जिसे सुन राहुल डर जाता है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं और वो ठीक है भी या नहीं। यही सोचकर वो जल्दी से होटल से उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ खुशी नहाकर एक टोवेल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलती हैं और अलमारी के पास जाकर अपने कपड़े निकालने लगती हैं। तभी काकी की नजर खुशी पर पड़ती है और खुशी की बॉडी पर दिख रहे जख्मों के निशान को देख वो डर जाती हैं और परेशान होकर बोली, खुशी बिटिया ये इतने सारे घाव कैसे बने तुम्हारे शरीर पर? बोल उसे देखने लगती हैं और काकी की बात सुन खुशी एक कड़वाहट भरी मुस्कान लिए उन्हें सारी बातें बता देती हैं, जिसे सुन काकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर बोली, कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है जो अपनी ही बीवी को इतनी बेरहमी से मारे? बोल वो फर्स्ट बॉक्स से दवाई निकाल उसे खुशी को लगाने लगती हैं। तभी खुशी उनसे बोली, काकी आप ये सब घर पर किसी को मत बताना, नहीं तो वो सब सह नहीं पाएंगे और फिर पापा और भाई उस लड़के के साथ ही बाकी घर वालों के साथ भी क्या कर जाए ये मुझे भी नहीं पता और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती उस लड़के के कारण बाकी सब मुसीबत में पड़े। बोल वो उन्हें देखने लगती हैं, तो वो कुछ सोचकर हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। काकी इस विला की केयरटेकर थी और साथ ही उनके घर की एक बहुत पुरानी और वफादार मेड भी, जिसे खुशी और राहुल काकी बोलकर बुलाया करते हैं। ये घर खुशी के पापा ने खुशी और राहुल दोनों को ही राहुल के 10वें जन्मदिन में गिफ्ट किया था। तभी खुशी बोली, काकी आप ड्राइवर से बोल दो मैं आज ऑफिस जा रही हूँ। इस पर काकी बोली, खुशी बिटिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में तुम्हारा ऑफिस जाना ठीक नहीं होगा। इस पर खुशी बोली, मैं ठीक हूँ काकी, और जब तक मेरे साथ मेरा राहुल और उसका प्यार है तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। इतना बोल वो एक ब्लैक कलर की शर्ट और एक पेंसिल स्कर्ट पहन लेती हैं। उद्धरण चिन्ह। जिसमें उसकी गोरी और सुंदर टांगे साफ दिखाई दे रही होती हैं। दूसरी तरफ राहुल इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर गया था। खुशी कल रात से बाहर है और अब तक लौटी नहीं, सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और पागलों की तरह पूरे होटल में खुशी को ढूंढ रहा होता है। उद्धरण चिन्ह। वो सच में काफी ज्यादा घबरा गया होता है।
जब खुशी उसे होटल में कहीं भी नहीं मिलती ये देख वो होटल की ही कार लेकर सड़क पर निकल जाता है। खुशी को ढूंढने के लिए उसे समझ भी नहीं आ रहा था। वो उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, क्योंकि उसके पास खुशी का नंबर, उसका नाम, इन फोटो कुछ भी नहीं होती हैं। उद्धरण चिन्ह। और वो शिमला की सड़कों पर निकल पड़ता है। उसे ढूंढने दूसरी तरफ खुशी की कार एक बहुत बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। खुशी अपनी कार से उतरकर उस बड़ी सी बिल्डिंग को देख एक गहरी सांस लेती हैं और अपनी हाई हील की टक टक की आवाज के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। जिसके सभी फ्लोर उसके ही ऑफिस का एक हिस्सा होते हैं। खुशी जैसे ही अंदर जाती है, सबकी नजरें बस उसी पर ठहर जाती है। खुशी ने ब्लैक शर्ट और पेंसिल स्कर्ट के साथ अपने कानों में छोटे डायमंड इयररिंग पहनी होती हैं। बालों की एक हाई पोनी और हाथ में ब्रांडेड वॉच, वो काफी सिंपल लुक में भी काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती हैं। जब वहाँ के कुछ एम्प्लॉय की नजर खुशी पर पड़ती है, तो वो खुशी को वहाँ देख हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उसके पास जा उसे ग्रिड करते हैं। खुशी के दोनों ही पापा के बिजनेस देश के बड़े बड़े शहरों में फैले हुए थे और हर बड़े शहर में उनकी कंपनी की ब्रांच थी, फिर वो देश हो या विदेश। खुशी उन सब की बातों को सुनकर बस हल्का सा अपना सर हिला देती हैं। और खुशी को ऐसे देख सारे एम्प्लॉय एकदम हैरान होते हैं, क्योंकि आज जो खुशी उनके सामने थी, वो पहले से बिल्कुल अलग थी। जहाँ पहले खुशी हमेशा हंसती और मुस्कुराते हुए दिखती थी, तो आज उसका कोल्ड रूप होता है, जिसे देख सभी हैरान होते हैं। खुशी के आने की खबर वहाँ के मैनेजर को भी हो जाती है, तो वो भी जल्दी से वहाँ आकर खुशी को विश करता है। पर खुशी उसे इग्नोर कर अपनी सख्त आवाज में बोली, अगले 10 मिनट के अंदर मुझे कंपनी की सारी प्रोग्रेस फाइल मेरे केबिन में चाहिए और सारा डाटा भी, और 1 घंटे बाद सभी को मीटिंग रूम में बुलाओ। इतना बोल खुशी वहाँ से अपने केबिन में चली जाती है। और आज खुशी का ऐसा कोल्ड ओहरा देख सभी लोग डर जाते हैं। तभी मैनेजर खुद ही सारी फाइलों को लेकर खुशी के केबिन में चला जाता है। करीब 1.5 घंटे बाद मीटिंग रूम का माहौल कभी गंभीर होता है। खुशी बिना किसी भाव के अपनी सीईओ की चेयर पर बैठी होती हैं और उसके सामने बैठे सभी एम्प्लॉय कभी ज्यादा डरे और सहमे नजर आ रहे होते हैं। खुशी के हाथ में कुछ फाइल होती हैं, जिन्हें घूर कर देखते हुए वो मैनेजर से बिना किसी भाव के बोली, श्याम अंकल डेढ़ कितने समय से यहाँ विजिट करने नहीं आए। खुशी की बात सुन मैनेजर बोला, मैडम सर तो पिछले 2 सालों से यहाँ नहीं आए, ना उन्होंने एक बार भी यहाँ की जानकारी ली। पर मिसेस शेखावत यहाँ 1 साल पहले आई थी, एक डील के लिए, जिसके हो जाने के बाद वो यहाँ नहीं आई। उनकी बात सुन खुशी गुस्से में बोली, आप सबको क्या लगा अगर मोमडेड में से कोई भी कंपनी आकर चेक नहीं करेगा, तो आप सब अपनी मनमानी करेंगे। कंपनी हर तरह से प्रॉफिट में है, फिर भी मुझे यहाँ 40 करोड़ का कोई हिसाब क्यों नहीं दिख रहा? क्या आप सब बताएंगे कहाँ गए ये 40 करोड़ रुपए जिनका कोई हिसाब नहीं है, जिन्हें कहाँ खर्च किया गया है? उद्धरण चिन्ह। खुशी की बात सुन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर बैनर्जी का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उनके माथे से ठंडा पसीना आने लगता है, जिसे देख खुशी हल्के से मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए बोली, मिस्टर बैनर्जी क्या बोलेंगे आप इस बारे में? आपने कहा कि ये इतने पैसे, क्या आपके पास कोई जवाब है? खुशी की बात पर मिस्टर बैनर्जी का सर झुक जाता है, जिसे देख खुशी बिना किसी भाव के बोली, श्याम अंकल एक टर्मिनेशन लेटर तैयार कीजिए मिस्टर बैनर्जी के नाम से और उन पर कंपनी से धोखा कर पैसे गबन करने के इल्जाम पर केस फाइल कीजिए। खुशी की बात सुनकर सारे एम्प्लॉय डर जाते हैं, तो मिस्टर बैनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो खुशी से माफी मांगने लगते हैं। एपिसोड 36। खुशी का ऑफिस। आज इस ऑफिस में काफी ज्यादा खलबली मच चुकी थी, क्योंकि खुशी ने यहाँ आते ही बहुत सारे लोगों को ऑफिस से निकाल दी थी, जिस कारण सभी लोग अच्छे से अपने कामों को कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी को इतनी अच्छी जॉब और सैलरी दोनों ही पसंद थी और वो सब किसी तरह की लापरवाही दिखाकर अपनी जॉब खो नहीं सकते थे। खुशी का केबिन। खुशी के सामने मैनेजर श्याम और एक 24 से 25 साल का लड़का जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो दोनों खड़े होते हैं। खुशी के सामने कुछ मॉडल और एक्ट्रेस की फोटो होती हैं, जिन्हें खुशी ध्यान से देख रही होती हैं।
मैनेजर श्याम बोले, मैम हमारी जो पुरानी ब्रांड एम्बेसडर थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और हमें अब कोई दूसरी मॉडल साइन करनी होगी। आप उन सब में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकती है। ये सभी इस समय की टॉप मॉडल और एक्ट्रेस है। मैनेजर की बात सुन खुशी के हाथ एक फोटो पर रुक जाते हैं और वो उस फोटो को देखने लगती है, जिसे देख उसके चेहरे पर नफरत भरे भाव आ जाते हैं। तभी खुशी एक दूसरी फोटो को देख बोली, तुम इस लड़की से कंटेक्ट कर इसे साइन करो। फिर वो पहले वाली लड़की की फोटो दिखा उस लड़के से बोली, मुझे इस लड़की की सारी जन्म कुंडली चाहिए, इसके जन्म से लेकर अब तक। और वो कुछ और बोलती हैं, जिसे सुन वो दोनों हैरान हो जाते हैं, पर खुशी से कुछ बोलते नहीं है। खुशी अपने ऑफिस सुबह 9 बजे आई थी और 9 बजे ही उसका ऑफिस खुला करता था और अब दोपहर के 3 बज चुके थे, जिसे देख खुशी मैनेजर से बोली, श्याम अंकल अब से यहाँ सारे काम बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे 2 साल पहले होते थे, और जब कभी मैं दोबारा यहाँ आऊँ तो मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो बाहर से निकल जाती हैं और जाते ही सभी राहत की सांस लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ राहुल सुबह से ही भूखा प्यासा सड़क पर खुशी की तलाश में घूम रहा होता है और वो इस समय काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और सुबह से ही उसके घर वालों का ना जाने कितनी ही बार कॉल भी आ चुका था, पर राहुल की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसे उठाने की। दूसरी तरफ खुशी वापस अपने विला जाकर कुछ देर आराम करती हैं। उद्धरण चिन्ह। और फिर अपना सारा हुलिया चेंज कर बिल्कुल पहले की तरह ही हो जाती है, जहां उसके हाथों में भर भर के चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और साड़ी पहले की ही तरह होकर वो होटल के पास वाले ही एक पार्क में जाकर बैठ जाती हैं। क्योंकि उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की और राहुल की शकल भी देखने की। कल रात को अपनी आंखों से उसने जो भी देखी थी, उसके बाद उसे राहुल से नफरत होने लगी थी। एक तो उसने खुशी को अपने साथ झूठ बोल यहाँ लाया और ऊपर से उसके साथ ऐसा बिहेव करना और अपनी पत्नी के सामने ही किसी और लड़की के साथ संबंध बनाना, ये सारी बातों को याद कर उसका दिल कड़वाहट से भर जाता है और उसे राहुल से घिन आने लगती है। उसने तो ये सोची थी, अगर राहुल मित्तल अच्छा लड़का होता तो वो उसके साथ खुशी से रह लेती, अपने परिवार की खुशी के लिए वो इस समझौते की शादी को भी निभा लेती, पर राहुल का ऐसा रूप देख उसने फैसला की थी वो 1 साल होते ही राहुल मित्तल को छोड़ चली जाएगी। शाम हो चली थी। राहुल को खुशी कहीं भी नहीं मिलती, जिस कारण राहुल का दिल एक अनजाने डर से भर जाता है और उसे खुशी की चिंता सताने लगती है। पर सारा दिन घूमने के कारण वो भी अब थक चुका था, जिस कारण वो अब होटल लौटने का फैसला करता है। वो वापस होटल जा ही रहा होता है, तभी वो भी उसी पार्क के पास से होते हुए जाता है जहाँ पर खुशी होती है और उसकी नजर जाते हुए ही वहाँ बैठी एक लड़की पर पड़ती है, जो सबसे अलग नजर आ रही होती है, जिसे देख राहुल की आंखों में चमक आ जाती है। उद्धरण चिन्ह। और वो अपनी गाड़ी पार्क कर जल्दी से पार्क में चला जाता है, जहाँ खुशी बैठी होती है और खुशी के पास जा बोला, ये लड़की तूने क्या मुझे कोई पागल समझ रखा है, जो सुबह से अपने पीछे नचा रही हैं? मैं सुबह से ही भूखा प्यासा तुझे कहाँ नहीं ढूंढ रहा और तू है जो यहाँ इतनी शांति से यहाँ बैठी आराम कर रही। बोल वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है, पर राहुल की बात सुनने के बाद भी खुशी अपनी नजरें उठाकर भी उसे नहीं देखती है। इस समय खुशी ने अपना पूरा चेहरा नीचे झुका रखा होता है, जिस कारण राहुल खुशी के आंखों से बहते हुए आंसू नहीं देख पाता है और वो उसे ही उल्टा सुना रहा होता है। उद्धरण चिन्ह। राहुल थोड़ा चिल्लाकर खुशी से बोला, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है, जो मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और तुम हो चुपचाप मेरी बातें सुनकर भी उसे अनसुना कर रही हो। बोल वो भी वहीं पे बैठ जाता है और खुशी से बोला, चलो अब हमें होटल चलना चाहिए। राहुल की इस बात को सुन खुशी अपनी आंसुओं से भरी नजरें उठाकर राहुल को देखती हैं और जब राहुल खुशी की आंसुओं से भरी आंखों को देखता है तो उसे अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस होता है, जिसे देख वो अपने सीने में हाथ रख खुद से बोला, जब भी मैं इस लड़की के आसपास होता हूँ या ये मेरे पास होती हैं, मेरा दिल ऐसे जोरों से क्यों धड़कने लगता है? क्यों इस लड़की के पास होने पर मुझे अपने अंदर एक अलग ही सुकून मिलता है?
मेरे साथ क्या हो रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे सीने में धड़कने वाला दिल बस इस लड़की के लिए ही बना है, और ये बस इसे ही चाहता है। वो अपनी सोच में ही गुम था। तभी खुशी बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाओ यहाँ से। बोल वो अपनी नजरें फेर लेती हैं। खुशी को खुद से ऐसे नजरें फेरते देख राहुल थोड़ी नरमी से बोला, देखो लड़की, रात होने को आई है और रात के समय में तुम्हारा ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। और सुबह से घर वालों का कितनी ही बार फोन आ चुका है, तुम मोम से बात कर लो एक बार। राहुल की बात सुन खुशी अपने आंसू पोंछ खुद से ही बोली, तो ये मुझे इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि इसके घर वालों का फोन आया, वरना तो ये मुझे ढूंढना तो दूर मुझे अपने साथ लेकर भी नहीं जाता। बोल वो कड़वाहट भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोली, मैं आंटी से बात कर लूंगी, आप जा सकते हैं। इतना बोल वो वापस दूसरी तरफ देखने लगती हैं, जहां एक ओल्ड कपल प्यार से एक दूसरे के कंधे पर सर रखे बैठे होते हैं, जिन्हें देख खुशी मुस्कुराई और अपने मन में बोली, हमने भी तो ऐसे ही सपने देखे थे, पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं। बोल वो उदास हो जाती हैं। राहुल खुशी की नजरों का पीछा कर उसी कपल को देखता है और खुशी से बोला, चलो चलते हैं, वैसे रात होने वाली है और ये जगह लड़कियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बोल वो इसकी कलाई पकड़ उसे उसकी जगह से जबरदस्ती उठा देता है। राहुल के ऐसे पकड़ने से खुशी के हाथों में दर्द होता है और उसकी दर्द से भरी एक आह निकल जाती है, जिसे सुन राहुल उसे देखने लगता है, जिसके चेहरे पर उस समय दर्द की एक लकीर आ चुकी थी। उसे ऐसे देख वो जल्दी से उसकी कलाई छोड़ देता है, उद्धरण चिन्ह, और उसका हाथ पकड़ बोला, अगर तुम खुद से चलती तो मुझे तुम्हारी कलाई नहीं पकड़नी पड़ती, ना ही तुम्हें दर्द होता। राहुल की बात पर खुशी कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी नजरें झुका लेती है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और राहुल गाड़ी होटल की तरफ ले जाते हुए बोला, पागल है तू जो इतनी रात में ऐसे होटल से निकल कर आ गई, अगर तुझे कुछ हो जाता या कोई तेरा किडनैप कर कहीं बेच देता तो सोची भी है तेरी जिंदगी कैसी होती। इतना बोल वो गाड़ी चलाने लगता है और राहुल की बात सुन खुशी धीमी मगर दर्द से भरी कर्कश आवाज में बोली, मेरे साथ जो भी हो तुम्हें उससे क्या, कोई मेरा किडनैप करे या मेरे साथ जबरदस्ती, तुम्हें उससे क्या करना, और अच्छा ही होता अगर कोई मेरे साथ जबरदस्ती करता, इसी बहाने तुम मुझे छोड़ तो सकते थे। बोल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी नजरें फिर दूसरी तरफ देख धीमी आवाज में बोली, मेरे साथ जो भी बुरा होता वो इससे ज्यादा तो बुरा नहीं होता, जहां अपने ही पति को किसी और के साथ संबंध बनाते देखना होता। बोल उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। खुशी ने ये सब बेहद ही धीमी आवाज में बोली होती हैं, पर राहुल उसकी सारी बातों को साफ सुन लेता है और उसे अब समझ आता है खुशी इतनी रात को होटल से बाहर क्यों निकल गई थी। खुशी की आंखों में आंसू और उसकी बातों को सुन राहुल को बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। एपिसोड 37। रात का समय मोनिका भी अपने शूट से लौट चुकी थी और मोनिका और राहुल दोनों ही तैयार होकर डिनर के लिए नीचे होटल में ही बने रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। तभी मोनिका लिविंग के एक कोने में ही बैठी खुशी को देख बोली, सुनो लड़की, चलो तुम भी हमारे साथ डिनर करने चलो, नहीं तो राहुल के मोम डैड से बोलेगी हमने तुझे खाने के लिए तक नहीं पूछा। बोल वो ऐसे दिखाती हैं जैसे वो पूछकर उस पर कोई उपकार कर रही हो। और मोनिका की बात सुन राहुल भी खुशी को देखने लगता है। तब खुशी अपनी नजरें उठाकर उन दोनों को देख कुछ भी नहीं बोलती हैं। वो बस अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं, जिसे देख मोनिका राहुल से बोली, पता नहीं इस गवार को ठीक से खाना भी आता है या नहीं, कहीं हमारी ये तो इंसल्ट ना करा दे। बोल वो अजीब नजरों से खुशी को देखने लगती है, जहां खुशी भी उसकी सारी बातों को सुन तो लेती है, पर वो उसे कुछ भी बोलती नहीं है। राहुल को मोनिका की बात बुरी लगती है, पर उसका दिमाग बुरा मानने नहीं देता है और वो अपने दिल की बात इग्नोर कर देता है। फिर वो तीनों बाहर से निकल जाते हैं, जहां राहुल और मोनिका दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ थामे होते हैं और खुशी बस उन दोनों के हाथों को साथ देख दुखी हो रही होती हैं। और वैसे भी कौन सी ही पत्नी होगी जो अपने पति को किसी और लड़की के साथ देख खुश होगी, फिर चाहे वो अपने पति से प्यार करती हो या नहीं, पर कोई भी लड़की ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती।
मगर खुशी कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बस चुपचाप उनके पीछे ही अपनी नजरें झुकाई चल रही होती हैं। रेस्टोरेंट एरिया में पहुंचकर राहुल और मोनिका एक टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। पर खुशी बस चुपचाप उन दोनों को ही देख रही होती हैं। उसे समझ नहीं आता उसे उन दोनों के साथ बैठना है या किसी और जगह पर। यही सब सोच वो दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जो उनसे थोड़ी दूरी पर खाली होता है। तभी मोनिका अपना मुंह बनाकर खुशी को देखते हुए बोली, राहुल बेबी देख रहे हो, इस लड़की को मैंने इतने अच्छे से इसे अपने साथ डिनर के लिए लाया और ये यहाँ आकर मेरी इंसल्ट कर रही है। देखो जरा कैसे ये हमें छोड़ दूसरी जगह जाकर बैठी हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोली, बेसे अच्छा ही है, कम से कम हम दोनों अच्छे से डिनर तो कर पाएंगे। बोल वो अपना ऑर्डर देती हैं। तभी एक बेटा भी खुशी के पास जाकर उससे उसका ऑर्डर लेते समय उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रिड करता है। तो खुशी भी उसे एक प्यारी सी मुस्कान दे देती है, जिसे देख वो बेटा बाहर से मुस्कुराते हुए चला जाता है। खुशी ने अपने लिए बस एक बॉल सूप ऑर्डर की होती है और मोनिका उन दोनों के लिए बहुत सारी डिश ऑर्डर करती हैं। उद्धरण चिन्ह। जब बेटा दोबारा खुशी के पास उसका ऑर्डर लेकर आता है, तब वो शुभ के साथ ही खुशी की पसंदीदा कोल्ड कॉफी और पेस्ट्री भी लेकर आता है और बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराकर बोला, मैम ये कॉफी और पेस्ट्री मैनेजर सर ने आपके लिए भेजी है। बोल वो एक प्यारी सी मुस्कान उसे देता है, जिसे देख खुशी भी प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देख बोली, तुम मैनेजर को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। जिसे सुन वो बेटा बाहर से हाँ में अपना सर हिलाकर चला जाता है। और राहुल बेटा और खुशी के बीच की बात सुन तो नहीं पाता, पर खुशी को किसी बेटा के साथ ऐसे प्यार से मुस्कुराकर बात करते देख उसकी मुठिया गुस्से से बंध जाती हैं। पर वो कुछ बोलता नहीं है। और राहुल को ऐसे देख मोनिका एक डेविल मुस्कान लिए राहुल के हाथ पर हाथ रख बोली, देखा राहुल तुमने, ये लड़की कितनी चालबाज है। इसे खाने के पैसे ना देना पड़े इसलिए देखो कैसे उस बेटर से हंस कर बातें कर रही हैं। अब तो मुझे इसके कैरेक्टर पर भी शक हो रहा है, पता नहीं किस किस के साथ इसने अपना मुंह काला किया होगा। बोल वो राहुल के एक्सप्रेशन देखने लगती है। उद्धरण चिन्ह। और राहुल के चेहरे के भाव देख उसके फेस की डेविल मुस्कान और भी बढ़ जाती है और वो अपने मन में बोली, इस लड़की ने तो मेरा काम और भी आसान कर दी। उस बेटर से बेसे बात कर, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम दोनों में इतनी गलत फहमी भर दूंगी, जिस कारण तुम दोनों चाहकर भी पास नहीं आ पाओगे और यहाँ ना रहते हुए भी मैं तुम दोनों के बीच ही रहूंगी। बोल वो मुस्कुराई। तभी राहुल गुस्से से अपनी जगह से खड़ा होता है और खुशी के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे उसकी जगह से उठा देता है और गुस्से से उसे देख बोला, क्या साबित करना चाहती हैं तू? क्या सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जो ऐसे अलग बैठकर डिनर करना चाहती हैं? बोल वो खींचकर उसे अपने टेबल के पास ले जाकर खाली चेयर पर बिठा देता है। उद्धरण चिन्ह। खुशी को राहुल का बिहेव समझ नहीं आता, वो करना क्या चाहता है, पर वो कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप बैठ जाती हैं और अपने खाने को देखती हैं, जिसे उसने खाई भी नहीं थी। वो धीमी आवाज में बोली, मेरा खाना। वो इतना ही बोली होती हैं, तभी राहुल उसे घूरकर देख बोला, कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें जो भी खाना है ऑर्डर कर सकती हो। पर खुशी एक नजर उन दोनों को देखती हैं, जहां वो खुद को उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी महसूस करती हैं। ये देख वो बिना कुछ बोले ही बाहर से उठकर अपने टेबल पर चली जाती है और अपनी ऑर्डर की हुई पेस्ट्री खाने लगती हैं। पर उसके ऐसे जाने से राहुल का गुस्सा बढ़ जाता है और वो घूर कर उसे देखने लगता है। तो दोनों को ऐसे देख मोनिका मुस्कुराती है और उदास होने का नाटक कर बोली, राहुल देखा तुमने कैसी घमंडी लड़की है, वो जिसे तुम्हारे कुछ बोलने से भी फर्क नहीं पड़ता है। बोल वो उसके हाथ पर अपना एक हाथ रख ऐसे दिखाती हैं, जैसे उसे बहुत बुरा लग रहा हो और वो धीरे से उठकर खुशी के टेबल के पास जाकर बैठ जाती हैं और खुशी को देख मुस्कुराकर बोली, मुझे ना तुम्हारे लिए बड़ा ही बुरा लगता है। तुमने खुद ही राहुल से शादी कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि राहुल तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। बोल वो मुस्कुरा देती हैं और उसकी बात सुन खुशी बोली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल तुम्हारा है या किसी और का, पर एक सच तो ये भी है, वो इस समय मेरा पति है और मैं उसकी कानूनी बीवी हूँ।
खुशी की बात सुन मोनिका का चेहरा काला पड़ जाता है और वो कुछ सोचकर अपने ही हाथ से वहीं पर रखा सारा सूप अपने ऊपर गिरा लेती हैं। और ये देख खुशी हैरान हो जाती है। तभी मोनिका जोर से चिल्लाया,